मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 8 चल रहा है भाई, चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस वो आपको बताए जा रहे हैं इम्पोर्टेंट, और इसको ध्यान से पढ़ें, थ्योरेटिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे भूचुंबकत्व। तो आज का अपना टॉपिक होगा भूचुंबकत्व। जो फर्स्ट चैप्टर के सिमिलर पार्ट था वो अपना कंप्लीट हो चुका, और नेक्स्ट हाफ पार्ट इसका स्टार्ट हो रहा आज। इसमें से क्वेश्चंस अपने बनते हैं ज़्यादा। तो पहले तो देखो भूचुंबकत्व क्या है। भू मीन्स पृथ्वी। भू मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। और चुंबकत्व अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो मीनिंग क्या हुआ कि अपनी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। किसकी तरह व्यवहार करती है? चुंबक की तरह। ठीक है, इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव पाया जाता है और एक दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है, और इसी गुण को अपन क्या कहते हैं? भूचुंबकत्व कहते हैं। क्लियर है? पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, इसी फिनोमिना को अपन भूचुंबकत्व कहते हैं। ठीक है, अब ये पृथ्वी में जो भूचुंबकत्व है इसके क्या प्रमाण हैं, एविडेंस क्या है इसकी, कैसे पता चला कि पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, उसके कुछ प्रमाण दिए गए। तो फर्स्ट प्रमाण है, थ्योरेटिकल पार्ट है, ध्यान से सुने आप। फर्स्ट ये है कि कोई चुंबकीय सुई है अपने पास में। ये देखो चुंबकीय सुई है, और इस चुंबकीय सुई को मैं स्वतंत्रता पूर्वक अगर लटकाता हूं, देन इस कंडीशन में यह उत्तरी दक्षिण दिशा में ठहरती है। जब ये रेस्ट में आती है तो इसके जो सिरे हैं वो उत्तरी दक्षिणी दिशा में होंगे। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। तो ये मैंने कंपास बनाया है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो जब ये ठहरेगी तो किस प्रकार से ठहरेगी? इसके जो दोनों सिरे हैं वो दक्षिण उत्तर दिशा में होंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में। तो इससे प्रमाण मिलता है कि अपने पास पृथ्वी में भी चुंबकीय ध्रुव होते हैं। दूसरा प्रमाण यह है कि कोई लोहे की टुकड़ा या कोई लोहे की रोड है। ठीक है, कोई लोहे की रोड है, अगर इसको आप जमीन में गड़ा देते हैं काफी समय तक, तो अगर कुछ समय बाद अपन जब इसको निकालते हैं तो यह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। पहले ये क्या था? लोहा था। ठीक है, जब आपने इसको पृथ्वी में गाड़ा तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है, अर्थात इसमें क्या आ जाते हैं? चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ठीक है, तो चुंबकीय गुणों का आ जाना ये भी किसके कारण होता है? भूचुंबकत्व के कारण होता है। ठीक है, क्लियर है? थर्ड पॉइंट कि अपने पास कोई छड़ चुंबक है, जैसे कि यह छड़ चुंबक, और जब अपन ने इसकी चुंबकीय बल रेखाएं खींची, ये अपन पहले वाली क्लासों में पढ़ा था, चुंबकीय बल रेखाएं खींची तो इसकी स्थिति कैसे अपन इसको रखते हैं उसके अनुसार यहां पर अपने को उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? उदासीन बिंदु। तो उदासीन बिंदु क्यों प्राप्त हुए थे? अगर आपको याद हो कि इस चुंबकीय क्षेत्र और जो अपना पृथ्वी, उस पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है वो परस्पर बराबर व विपरीत दिशा में थे। ठीक है, तो ये अगर ना होता, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अगर ना होता, तो क्या उस कंडीशन में अपने को उदासीन बिंदु प्राप्त होते? नहीं, ये अपने आप आगे ऐसे बढ़ती जाती। उदासीन बिंदु नहीं प्राप्त होते, इसका मतलब यहां उदासीन बिंदु प्राप्त हुए हैं। तो क्यों हुए हैं? पृथ्वी के क्षैतिज घटक के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के कारण। क्लियर है? तो ये अपने पास कुछ प्रमाण हैं जो अपने को मिलते हैं। ठीक है, जिनके कारण अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो है वो चुंबकत्व पाया जाता है, भूचुंबकत्व पाया जाता है। क्लियर है? एक तो अपने पास ये। अब इसके क्या कारण है? अच्छा, एक बात कि जो पृथ्वी है इसके चुंबकीय क्षेत्र का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ऐसे नहीं कि पृथ्वी जो है उसके सभी जगहों पर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र समान है, नहीं, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है, जो कि अपन कह सकते हैं 10⁻⁵ टेस्ला की कोटि का होता है। मीन्स इसी के गुणन में पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अपने पास है इसके कारण कि किन कारणों से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, भूचुंबकत्व पाया जाता है।
हालांकि इसके कोई विशिष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अलग अलग सिद्धांत दिए। इसमें फर्स्ट कारण क्या है, देखो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर क्या है, ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों ओर क्या पाया जाता है, एक वायुमंडल है, ठीक है, जिनमें भिन्न भिन्न परतें होंगी। यहां पर सूर्य है, सूर्य से किरणें आएंगी और सूर्य किरणें जब यहां पृथ्वी की सतह पर पड़ेंगी, ये पृथ्वी है, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहां पर यह हवा बहती रहती है, तो इस हवा के जो कण हैं, वो हवा के कण क्या हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। जब इनको एनर्जी मिलती है, गति करते हैं, आयनित हो जाते हैं। इसका मतलब, आयनित का मतलब है कि उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। और ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन जब इस हवा के साथ बहेंगे, तो आयन बह रहे हैं, धनावेश बह रहा है, ऋणावेश बह रहा है, तो क्या होगा, इसके चारों ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अपन क्या कह सकते हैं कि पृथ्वी के जो वायुमंडल है, उस वायुमंडल में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जहां पर भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, ये अपन चैप्टर नंबर 7 में पढ़ चुके हैं कि जहां भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, वहां पर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो एक प्रमाण ये दिया गया कि सूर्य किरणें जब सतह पर आएंगी, प्रकाश आएगा, तो इसके वायुमंडल में उपस्थित हवा के कण आयनित होंगे, और वो आयनित कण जब हवा में बहते हैं, गतिशील होते हैं, तो उसकी गति के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी कारण चुंबकत्व पाया जाता है। एक रीजन तो ये दिया गया। दूसरा रीजन ये दिया गया कि जो पृथ्वी है, ठीक है, और इस पृथ्वी का जो केंद्र है, ये पृथ्वी है, और इसके केंद्र में क्रोड पाई जाती है, और उस क्रोड में पिघले हुए द्रव पाए जाते हैं, पिघले हुए द्रव, या कह सकते हैं पिघले हुए धातु पाए जाते हैं, लोहा है, निकल है, इस प्रकार से पिघले हुए द्रव पाए जाएंगे, ठीक है। और इसके भीतरी भाग में जो पिघले हुए द्रव है, जैसे लोहा है, नियोन है, अपने निकल है, ये पाए जाते हैं। और जब पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है, अपने को पता है पृथ्वी क्या होती है, अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है, परिक्रमण और परिभ्रमण गति। तो पृथ्वी अपनी अक्ष के चारों ओर घूमती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसमें जो पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो पिघले हुए द्रव हैं, वो भी उसके साथ घूमते हैं, ठीक है। और वो जब घूमेंगे तो उनके कारण यहाँ पे संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी धाराएं उत्पन्न होती हैं, संवहन धाराएं। और इन संवहन धाराओं के कारण जब धारा है, देखो धारा फिर से आई, धारा उत्पन्न हो गई, जहां पे भी धारा बह रही है, उस धारा के कारण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। तो एक कारण इसका यह भी दिया जाता है कि यहाँ पर पिघले हुए जो द्रव पाए जाते हैं, और इन द्रवों के कारण पिघले हुए धातु पाए जाते हैं, जिनके कारण संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, और उन संवहन धाराओं के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्लियर है। एक कारण ये भी दिया जाता है, और अभी अपन इसी कारण को अपन मानते हैं। तो ये तो कुछ कारण थे जिनके कारण अपन कह सकते हैं कि भूचुंबकत्व उत्पन्न होता है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। देखो, फर्स्ट डेफिनेशन है चुंबकीय याम्योत्तर की। फर्स्ट डेफिनेशन किसकी, चुंबकीय याम्योत्तर। अपन पहले भी पढ़ चुके हैं चुंबकीय याम्योत्तर क्या होता है, कि जो चुंबक है, यहाँ पे चुंबक या चुंबकीय सुई ली अपन ने, जब आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं और जब वो स्थिर अवस्था में प्राप्त होती है, तो उसकी स्थिर अवस्था में उसकी चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाएगा, चुंबकीय याम्योत्तर। क्लियर है, वो अपने पास क्या कहलाता है, चुंबकीय याम्योत्तर कहलाता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है भौगोलिक याम्योत्तर। भौगोलिक याम्योत्तर, तो भौगोलिक की जहां बात आएगी वहां पर अपन पृथ्वी की चर्चा करेंगे। तो भौगोलिक याम्योत्तर क्या होगा, देखो पृथ्वी जो है उस पृथ्वी की भी अक्ष होगी, जैसे अपने पास ये पृथ्वी है और इसका ये होता है नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल, ठीक है। तो इस नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, तो यहां पर इसकी चुंबकीय अक्ष हो गई। तो पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या कहलाएगा,
भौगोलिक याम्योत्तर। तो दोनों ही ऊर्ध्वाधर तल हैं, चुंबकीय अक्ष से गुजरेगा तो चुंबकीय याम्योत्तर, और पृथ्वी की अक्ष से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, भौगोलिक याम्योत्तर। क्लियर है? ये तो आपके पास में दो डेफिनेशन। अब आते हैं भूचुंबकत्व के अवयव। इनमें से एक डेफिनेशन आपके एग्जाम में कई बार पूछी जा सकती है, तो इनको आप ध्यान से देखें। भूचुंबकत्व के जो अवयव हैं, इनमें से एक डेफिनेशन अधिकांशतः पूछी जाती है, तो इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट है भूचुंबकत्व के अवयव। पहली बात तो भूचुंबकत्व के अवयव होते क्या हैं? क्या होते हैं? देखो, जो अपना भूचुंबकत्व है अभी अपन ने पढ़ा है, उसको समझाने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए जिन राशियों की हमें आवश्यकता पड़ती है, उन्हीं को अपन कहेंगे भूचुंबकत्व के अवयव। क्लियर है? जिनमें फर्स्ट आता है दिक्पात कोण। फर्स्ट क्या आता है? दिक्पात कोण। देखो, दिक्पात कोण क्या होगा? अभी मैंने बताया कि दो चीजें अपने पास होती हैं, एक होता है चुंबकीय याम्योत्तर और एक होता है भौगोलिक याम्योत्तर। ठीक है? तो पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है, और भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना कोण, इनके मध्य बना कोण के मध्य बना कोण क्या कहलाएगा? दिक्पात कोण कहलाएगा। ठीक है? जैसे कि इसको डायग्राम से समझें। जैसे अपने पास में पृथ्वी है, और एक बात और ध्यान रखें, यहां पे जो चुंबकीय अक्ष है और जो पृथ्वी की अक्ष है वो कभी भी समपाती नहीं होती। जैसे अपन चुंबक को स्वतंत्र रूप को लटकाएं तो वो उत्तरी दक्षिण दिशा में ठहरती है, और अपना उत्तर दक्षिण होता है, तो एकदम से वो दोनों एक दूसरे के समपाती कभी नहीं होती। उनके मध्य कोण होता है कितना? 11 डिग्री 3 इंच का। ठीक है? जैसे मैंने कहा कि ये चुंबकीय याम्योत्तर है, ठीक है, और यहां पे क्या है? भौगोलिक याम्योत्तर है। ये भौगोलिक, दोनों के मध्य कुछ न कुछ कोण पाया जाएगा। ठीक है? ये अपने पास भौगोलिक याम्योत्तर है। तो इनके मध्य जो अपने पास इस प्रकार से, तो ये पीछे वाला तो हो गया चुंबकीय याम्योत्तर, ये तो चुंबकीय याम्योत्तर हो गया जो चुंबकीय अक्ष से गुजरेगा, और ये हो गया भौगोलिक याम्योत्तर। तो इन दोनों के मध्य कोण बनेगा ये वाला कोण, जिसको फाई से डिनोट करेंगे, और इसे क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है? इस दिक्पात कोण का मान जो है वो उच्चतर अक्षांश जो होते हैं, ठीक है, उन पर तो पाया जाता है मैक्सिमम अधिक होगा, जबकि भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या पाया जाएगा? कम पाया जाएगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, ध्यान दें इसमें। और इंडिया में अगर भारत की अपन बात करें तो वहां से भूमध्य रेखा पर अपने भारत है स्थित, तो भूमध्य रेखा पर दिक्पात कोण का मान क्या है? कम होता है। तो अपन कह सकते हैं भारत में दिक्पात कोण का मान क्या होता है? कम होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दिक्पात कोण किसे कहते हैं? बड़ा सिंपल है। पहले तो आप चुंबकीय याम्योत्तर की डेफिनेशन दे, फिर भौगोलिक याम्योत्तर की, फिर अपन कहेंगे किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर व भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य जो कोण बनता है उसे अपन क्या कहते हैं? दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है? नेक्स्ट है नमन कोण। नमन कोण या नति कोण। नमन कोण या नति कोण, देखो क्या है नति कोण। देखो, कोई अपने पास चुंबकीय सुई है, उस चुंबकीय सुई को अपन लटकाएं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, और इस प्रकार से लटकाएं कि वो ऊर्ध्वाधर जो तल है उसमें स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सके। ठीक है? जब चुंबकीय सुई चुंबकीय याम्योत्तर में स्थित होती है तो क्षैतिज से कुछ एंगल झुकी हुई रहती है। जैसे मैं कहूं कि ये अपने पास पृथ्वी है, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये ऊर्ध्वाधर स्थिति हो गई और ये इसकी क्षैतिज स्थिति हो गई। क्लियर है? जब यहां पे अपन इसकी बात करें तो यह कुछ झुकी हुई रहती है, चुंबकीय सुई जो है वो पृथ्वी के क्षैतिज घटक मींस BH से थोड़ा झुकी रहती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं
कि जो सुई है उस सुई की जो चुंबकीय अक्ष है वो चुंबकीय अक्ष पृथ्वी के क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा को व्यक्त करेगी। क्लियर है? तो उस चुंबकीय क्षेत्र की परिणामी दिशा या पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और उस क्षैतिज दिशा के मध्य जो कोण बनेगा उसी कोण को अपन क्या कहते हैं? नमन कोण या नति कोण कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी घटक ये हो गया, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी दिशा व क्षैतिज दिशा अपने पास में पृथ्वी की, उनके मध्य जो कोण बनेगा उस कोण को अपन क्या कहते हैं? नति कोण या नमन कोण कहते हैं। या मैं ये कहूं कि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक रुकने के पश्चात क्षैतिज से जितना एंगल बनाती है उसे अपन क्या कहते हैं? नमन या नति कोण कहते हैं। ठीक है, इसका जो मान है, जैसे वो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही है तो इसका जो नति कोण का मान है, अगर मैं बात करूं निरक्ष पर, निरक्ष की अगर बात करें तो निरक्ष पर क्या होगा? इस निरक्ष ये हो गई, ये तो अक्ष हो गई, निरक्ष ये हो गई, तो निरक्ष के अनुदिश जो चुंबकीय सुई है वो इसके समानांतर होगी। समानांतर होगी तो उस कंडीशन में यहां पे 0 डिग्री एंगल होगा नमन कोण का मान। ठीक है, और यदि अगर बात करें अपन ध्रुवों की, दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव है तो इनके क्या होती है? लंबवत होती है, तो वहां पे एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो नमन कोण नति कोण समझ में आया कि किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व क्षैतिज दिशा के मध्य बनने वाले कोण को नमन कोण या नति कोण कहते हैं। क्लियर है? ये हो गया नमन कोण और नति कोण। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इससे में आता है और इसके आधार पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, तो इसको भी देखेंगे आप। तो नेक्स्ट है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, इट मींस BH, इसका मान चाहिए। ठीक है, अभी अपन ने बात की थी कि चुंबकीय सुई को चुंबकीय याम्योत्तर में रखा तो वह पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होती है, उसको दर्शाती है, मींस B टोटल को दर्शाएगी। क्लियर है? अब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक को किससे लिखे अपन? BH से। और ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक को अपन किससे लिखें? BV से। वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड टोटल कंपोनेंट। ठीक है, इस प्रकार से अपन कहते हैं। तो यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं, यही कर देता हूं। एक अपने पास में ये है, ठीक है, ये चुंबकीय याम्योत्तर है जो चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजर रहा है, और एक भौगोलिक याम्योत्तर है, ये भौगोलिक याम्योत्तर है। ठीक है, ये भौगोलिक याम्योत्तर हो गया। और चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर, इसको नाम दे देता हूं मैं भौगोलिक याम्योत्तर, और यह है चुंबकीय याम्योत्तर। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल बनता है, उसे अपन कहते हैं दिक्पात कोण। किससे लिखा था? फाई से। अब जैसे आप सुई जो है उस सुई को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह सुई इस चुंबकीय याम्योत्तर या चुंबकीय अक्ष से कुछ एंगल झुकी हुई रहती है, ऐसे रहती है, ये ऐसे रहती है। ठीक है, इसकी दिशा में नहीं है, देखो ऐसे झुकी हुई रहती है, और इन दोनों के बीच कौन बनेगा उसे अपन कहते हैं थीटा। तो चुंबकीय अक्ष का ये वाला एंगल हो कंपोनेंट होगा BH और ये वाला हो गया BV। ठीक है, तो इस स्थिति में यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं, ये O है, ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो यहां से अपने पास एक त्रिभुज बन गया ORQ। देखो ORQ बन गया क्या? और इस त्रिभुज में कोस क्या आएगा अपने पास में? कोस थीटा। कंपोनेंट निकाल रहे हैं अपन, ध्यान से देखें भाई, कोस थीटा। वैसे तो अपन डायरेक्ट भी जानते हैं जिसके साथ थीटा बनता है वो कोस होता है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो BH बराबर
BT cos थीटा, ये इसका परिणामी है BT। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बट यहां से अगर आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। cos थीटा, cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो थीटा के साथ में ये तो हो गया आधार और ये हो गया कर्ण, मीन्स BH अपॉन में BT। तो यहां से BH बराबर आ गया BT cos थीटा। ठीक है, इसी प्रकार आप यहां से साइन थीटा निकाल सकते हो, वो इस वाले त्रिभुज से आपके पास आ जाएगा। और साइन थीटा निकालोगे तो उससे आपको मिलेगा BV बराबर BT cos थीटा। तो आपको दोनों कंपोनेंट मिल गए, कंपोनेंट दोनों मिल गए। कौन कौन से, एक तो मिल गया BH बराबर BT, या अकेला B भी लिख सकते हो cos थीटा, और BV बराबर मिल गया BT cos थीटा। ठीक है, दोनों कंपोनेंट अपने को मिल गए। यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केवल ये भी काम आ सकता है और केवल ये भी काम आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं इसको डिवाइड करूं आपस में, इसमें इसका भाग दिया मैंने, तो क्या मिलता है, देखो सॉरी ये साइन है, ये साइन थीटा, तो इसमें इसका भाग दिया तो मिलेगा BV अपॉन BH इज इक्वल्स टू BT से BT कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो इससे आधार पर भी अपने को दोनों के बीच संबंध मिल गया, BV बराबर BH टेन थीटा। इसके आधार पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है और इनके आधार पर भी आ जाता है। ठीक है, दोनों को वर्क करके जोड़े तो परिणाम में मिलेगा अपने को। वर्क करके जोड़ा तो BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर इज इक्वल्स टू BT स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहां से मिलता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1। तो यहां से BT बराबर क्या मिला, अंडर रूट में BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। ये आपको इसका परिणाम में मिल जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उनको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्लियर है। और यहां पे अगर आपको देखो थीटा पता है, फाई पता है, H कंपोनेंट पता है, BH पता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को अपने कंप्लीटली अध्ययन कर सकते हैं, कंप्लीटली अपन उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो अपना है वो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी चुंबकत्व का गाउस नियम। चुंबकत्व का गाउस नियम, देखो अपन ने गाउस का नियम पहले विद्युत के लिए तो पहले पढ़ चुके हैं अपन सेकंड चैप्टर में। यहां पे चुंबकत्व की बात करेंगे। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है बिल्कुल भी। अपन ने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि कोई भी चुंबक है, ये दंड चुंबक है, इस दंड चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है N और एक होता है S। कभी भी एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। अगर मैं बात करना चाहूं कि मेरे को एक ध्रुव इसमें तोड़ना है तो मैं कभी भी इसको तोड़ नहीं सकता। ठीक है, अगर तोड़ूंगा तो तोड़ने पर क्या होगा, पुनः एक N बनेगा और एक S बनेगा। इसका मतलब प्रत्येक चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से प्रारंभ होकर S पर समाप्त होती हैं, अर्थात एक बंद लूप का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक बंद लूप को मानूं, ये बंद लूप है, और अगर इसमें कोई छड़ चुंबक रखा है या चुंबकीय क्षेत्र है, तो अपने को पता है कि N से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और S में प्रवेश करेंगी। ठीक है, तो इसको मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र का टोटल क्षेत्रफल S मानो और इसमें मैंने एक अल्पांश ले लिया ds, इसकी बात करूं तो गाउस का नियम कहता है कि इससे गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ठीक है, उसको अपन फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो इस ds क्षेत्रफल से जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स कितना, d फाई b बराबर b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये तो गया चुंबकीय फ्लक्स। अब ये तो इससे है, अगर मैं कंप्लीट क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्या कर दूंगा, समाकलन कर दूंगा, तो फाई b बराबर क्या मिलेगा, क्लोज इंटीग्रल s b वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ये इस संपूर्ण क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। क्लियर है। लेकिन अपने को पता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद लूप बनाती हैं, अर्थात N से निकलकर S पर समाप्त होंगी। तो जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इस क्षेत्रफल में प्रवेश करेंगी
उतनी चुंबकीय बल रेखाएं इससे बाहर भी निकलेंगी। बात आई क्या समझ में? मतलब जितनी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें प्रवेश करेंगी उतनी बाहर भी निकलेंगी। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 0। और इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ही तो क्या थी? विद्युत फ्लक्स थी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस क्षेत्रफल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। और यही क्या कहलाता है? चुंबकत्व का गाउस नियम। तो क्या कह सकता हूं मैं कि चुंबकत्व गाउस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, किसी बंद लूप से गुजरने वाला परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव 0 होता है। ठीक है, गणितीय रूप में phi b बराबर क्लोज इंटीग्रल s b वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर 0। यही होता है चुंबकत्व का गाउस नियम। क्लियर है? तो आज अपने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा। इस चैप्टर में ज्यादातर अभी थ्योरेटिकल पार्ट ही है, तो आप ध्यान से सुने, नोट्सों को समझें और कोई भी डाउट हो आप पूछें इसमें। क्लियर है? ठीक है, और जो भी आपके डाउट्स हैं उनको आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपके फीडबैक्स हैं उन्हें आप हमें सुझाव दें। ओके, धन्यवाद।